हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी दूसरी इकाई का पाठ 7 जिसका नाम है महिला आश्रम और जिसके लेखक का नाम है काका कालेलकर पढ़ाएंगे बच्चों। तो काका कालेलकर का जन्म जो है 1885 ईस्वी सतारा महाराष्ट्र में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1981 ईस्वी नई दिल्ली में हो गई। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। तो बच्चों, ये काका कालेलकर जो है हिंदी के साथ साथ और भी लैंग्वेज में और भी भाषाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं, जैसे कि गुजराती, मराठी, अंग्रेजी, ये इन भाषाओं का भी प्रयोग इन्होंने किया है। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। काका कालेलकर का मानना था कि अपनी राष्ट्रभाषा का प्रचार करना ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इस राष्ट्रीय कार्यक्रम को उन्होंने उच्च कोटि के वैचारिक निबंध इन्होंने लिखा है। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण है। इनके लेखन शैली के विशेष गुण ये देखने को मिलता है कि ये जो है विभिन्न अलग अलग विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या इन्होंने किया है। प्रमुख कृतियाँ इनकी जो है राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। तो इस पाठ में इन्होंने पत्र के माध्यम से एक आश्रम की व्यवस्था किस तरह की हो, आश्रम का निर्माण कैसे किया जाए, जो खास करके महिला आश्रम हो, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने विस्तृत निर्देश पत्र के माध्यम से देने का प्रयास किया है। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। इस पत्र के माध्यम से काका कालेलकर के बारे में यह पता चलता है कि इनका जो है महिलाओं के प्रति कैसा संबंध था और प्रकृति से उनका किस तरह का प्रेम है, समाज से उनका कैसा लगाव है, इस पत्र के माध्यम से पता चलता है। तो बच्चों, यहाँ पर काका कालेलकर जो है पत्र लिखते हैं और पत्र लिख भेजते हैं और वो पत्र जो है सरोज के नाम से भेजते हैं। तो लिखते हैं, प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखूं तो बहन को सोचने में मदद होगी। कह रहे हैं कि सरोज को अपनी बहन मानते हैं। कहते हैं कि प्रिय सरोज, जिस महिला आश्रम के बारे में हम लोगों ने सोचा है, कल्पना किया है, अगर उसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखूंगा तो आपको मदद होगी, आश्रम स्थापित करने में आपको मदद मिलेगी। आश्रम यानी होम, इन्होंने आश्रम को होम माना है। होम का मतलब घर होता है, जिस उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। ये कहते हैं कि महिला आश्रम जिसको कि एक घर की तरह व्यवस्था की जाए और उसका संचालन किया जाए, उसमें किसी पुरुष का हाथ नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि पूरा देखरेख, पूरी व्यवस्था महिला के हाथ में होना चाहिए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। कहते हैं कि इस महिला आश्रम के विज्ञापन जो है समाचार पत्र में नहीं दिया जाए और ये उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे। अगर अखबार में इसका जो है विज्ञापन दिया जाएगा तो पैसे तो आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है तो महिला आएगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो पैसा मांगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो महिला आएगी और
वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आएगी। उनका कहना है कि जो महिला आश्रम महिला में रहने के लिए जो महिला आएगी, उस महिला आश्रम में आने के लिए वह महिला अपने खाने पीने की व्यवस्था और अपने पहनने की व्यवस्था सब कुछ करके आएगी, ऐसा उनका मानना है। और वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी होगी। और उन्होंने कहा कि अगर जो महिला रहने आ रही है अगर वो गरीब है तो उसको लेकर के सिफारिश करने के लिए जो व्यक्ति आएगा वह व्यक्ति उसकी देख रेख की सारी व्यवस्था करेगी। और इसी तरह से पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी महिला को हम दाखिला देंगे उस महिला का पूरा परिचय लिया जाएगा और पूरी तरह से उसको परिचय करने के बाद उसकी पहचान करने के बाद ही उसे महिला आश्रम में दाखिला मिलेगा। और आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी महिला को आश्रम के आचरण आश्रम के व्यवहार उसके अच्छे नहीं हैं तो उस महिला को आश्रम से निकाला जा सकता है, लेकिन उसे 3 महीने पहले नोटिस देना होगा और ऐसा बहुत सोच समझ के करना होगा। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। इनका मानना है कि आश्रम किसी एक धर्म का अनुयायी नहीं होगा, मतलब सभी धर्म को समान मान्यता मिलेगी आश्रम में। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार भक्ति और सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आश्रम में सादगी होनी चाहिए और सादगी के साथ साथ आश्रम स्वावलंबन पर निर्भर होना। स्वावलंबन माने जो महिला आएगी वह खुद स्वावलंबी बनेगी और ये सारी व्यवस्था करनी होगी। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चल करके उपयोगी उद्योग सिखाए जाएंगे। इनका मानना है कि शुरू में भले शिक्षा की व्यवस्था न हो, उद्योग की व्यवस्था न हो, लेकिन आगे चल करके महिला जो रहने लगेगी उसके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा की व्यवस्था और उद्योग की व्यवस्था। और आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कूढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय संस्था होगा। इनका मानना है कि आश्रम जो है कोई संस्था नहीं होगी, शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कलह नहीं होगा, किसी तरह से कूढ़ मतलब आपसी द्वेष नहीं होगा, आपस में प्रेम होगा। यहाँ पर जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सकें और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा कर सकें, ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर सीमित का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं आएंगी वो अपने खर्चे से रहेंगी, अपनी देखभाल खुद करेंगी और इस तरह से आश्रम पर कोई खर्च नहीं आएगा। और अगर ऐसा होता है तो खर्च का झंझट नहीं होगा और इस तरह से एक सुंदर वातावरण में आश्रम को चलाया जा सकेगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिनसे कि कोई परेशानी हो, और किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, दबाव नहीं आएगा खर्च का, और आश्रम जो है आसानी से चलेगा। आगे कहते हैं कि संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होंगी। आगे कहते हैं कि जो महिलाएं यहाँ पर रहने आएंगी उनमें कोई महिला कुशल होगी और वह इस महिला आश्रम को आसानी से चला लेगी। और बहन उनको संगीत की भक्ति तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। और सरोज को कहते हैं कि बहन तुम जो है उन आने वाली महिलाओं को संगीत सिखाने का, भक्ति सिखाने का और प्रेम युक्त सलाह की खुराक देने का मतलब प्रेम उनको सिखाने का काम करो। आगे चलकर के संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उनमें संस्था के नियम के अधीन रह करके आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है।
ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। तो काका कालेलकर कहते हैं कि आगे चल करके एक छोटे-छोटे मकान बनाए जाएंगे और छोटे-छोटे मकान में एक परिवार की तरह वो महिलाएं उनकी देखरेख करेगी। और ऐसा बहुत सारे आश्रम हैं, ऐसा मैंने देखा है, इसलिए ऐसा मेरी सोच है कि इस तरह का आश्रम होना चाहिए। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे चल जा कर के बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था। आगे चल कर के कह रहे हैं कि अगर ये संस्था महिलाएं खुद चलाने लगेंगी तो इस तरह से आपको केवल एक निमित्त मात्र, मतलब एक जो है फॉर्मेलिटी की तरह आपको केवल रहना होगा, देख रेख करना होगा, बाकी संस्था अपने आप चलेगी। संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। काका कालेलकर कहते हैं कि आज के समाज में ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो अपने आप चलने लगेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल देख रेख करने की ज़रूरत है। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ तय करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। कहते हैं कि मेरे पत्र को पढ़ने के बाद मेरी बहन अच्छी तरह से विचार विमर्श करेगी और विचार करने के बाद मेरे पत्र का उत्तर देगी और यथासंभव जितना समय जल्दी से जल्दी हो सकेगा उत्तर देना। और अगर ऐसा है तो मैं आगे के लिए सोचूंगा कि आगे क्या करना है। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिंजेथिसमस फूल बाहर में हैं। आगे कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक ठाक है, फूल तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। उनकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और ओठों को सी करके बैठ गई हो। कह रहे हैं कुछ ऐसे फूल हैं जो कि कलियां खिल नहीं रही हैं और ऐसा लगता है कि वो खिलना ही नहीं चाहती हैं। जब खिलती हैं तब भी एक पंखुड़ी उनके करके खिलती हैं। वे टिकते हैं, बहुत गुलाब खिलने लगे हैं। और कोमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए तो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने एक बड़े पौधे को वहाँ से निकाल करके उसके अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इतने सुंदर फूल दिए, अब इसकी आंखें मानो उत्कंठा से बोलती हों, ऐसी लगती है। 2-1 महीने फूल दे करके अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा किया। तो काका कालेलकर जो है अब अंत में प्रकृति के बारे में बताते हैं कि किस तरह से प्रकृति के साथ बहुत सारे फूल जो है खिल रहे हैं और कुछ ऐसे फूल हैं जो प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, जिनमें फूल नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें पत्र के माध्यम से अपनी बहन को बता रहे हैं। तो इस तरह से काका कालेलकर जो है पत्र लिखते हैं और अपनी प्रिय बहन सरोज को। अब सरोज उस पत्र को पढ़ती है और फिर काका कालेलकर का दूसरा पत्र। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। उन्होंने कहा कि 16 से 18 के बीच में जो आप पत्र लिखी थी वो आज मिल गया। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1, 9 और 15। वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी तारीख को मैं आपको पत्र लिखा हूँ और चौथा आज लिख रहा हूँ। और बता रहे हैं कि 3 पत्र मैंने छोड़ चुका हूँ, लिख करके पोस्ट कर चुका हूँ और ये चौथा पत्र अभी आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूंगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। काका कालेलकर कहते हैं कि
तुम पहले ठीक ठाक रहो, सुखी रहो, चिरंजीव रहो। उसके साथ साथ तुम पत्र लिखना, और कम से कम ज़्यादा पत्र नहीं लिखोगी तो चलेगा, लेकिन हफ्ते में एक, सप्ताह में एक पत्र तो मुझे चाहिए, इसलिए और पत्र का जवाब देना। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। अभी आगे कहते हैं कि पूज्य बापूजी गांधी जी को कहते हैं कि उनका मानना है कि हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम मिल कर के एक साथ रहें, तो इसके लिए मुझे उर्दू सीखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा उर्दू सीखने में। और तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर के पूरी तरह ठीक हो जाओ। अभी काका कालेलकर कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि उर्दू लिखना सीख लो, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि पहले तुम ठीक ठाक हो जाओ, उसके बाद ही कुछ सीखो। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। तो तारा बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी कह रहे हैं मैं ला के रख लिया हूँ, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। पहले तुम ठीक ठाक हो जाओ, फिर उसके बाद आगे का बारे में सोचो। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोस्टोन को ही रहने दिया है। अभी फिर फूल के बारे में बता रहे हैं कि काका कालेलकर जो है कि कौन से फूल को हटा दिए हैं, कौन से फूल को रख लिए हैं, ये पत्र के माध्यम से बताते हैं। तो यहाँ पर बच्चों, ये काका कालेलकर जो है ये पत्र के माध्यम से पहली चीज़ तो बताने का प्रयास किए हैं कि किस तरह से आश्रम होना चाहिए महिलाओं के लिए, और ऐसी महिलाओं को जिसको कि आज के समाज में ज़रूरत है, और वह किस तरह से उसका संचालन हो, किस तरह से उसकी व्यवस्था हो। और उसके साथ साथ प्रकृति से प्रेम करने वाले काका कालेलकर जो है प्रकृति में किस तरह के पौधे, किस तरह के वातावरण, कौन सी जलवायु में कौन से पौधे हैं, ये सारी चीज़ों को इस पत्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये पाठ बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है। अभी बस आज के लिए इतना है।